हे गाइस, वेलकम बैक टू फेरी टेल माय ब्यूटीफुल अनएक्सपेक्टेड पाई के पार्ट 9 को शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है, देवताओं ने जो बैरियर बनाया है वो कमज़ोर होकर टूटने वाला है। कुछ पावरफुल कल्टीवेटर बैरियर को टूटने से रोक रहे थे ताकि उन्हें युद्ध की तैयारी करने के लिए और समय मिल जाए। बैरियर अभी कमज़ोर है, इससे सारे दैत्य बैरियर को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और इनकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है। बैरियर एक धमाके के साथ टूट जाता है। जो कल्टीवेटर उसके पास थे दूर पीछे की तरफ ढकेले जाते हैं। सारे दैत्य बाहर आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उनकी ग्रोथ सुनकर सभी बैटलफील्ड में आ जाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगते हैं। और सभी के सामने मिलियन की फौज खड़ी हुई थी। जाइंट बीस्ट मैजिकल क्रिएचर से भरे हुए राक्षसों की सेना उन सबके सामने थी। उन्होंने अपने मेन फोर्स को आगे भेजा जिसे क्लैन लीडर ने लीड कर रहे थे। अटैक फोर्स, डिफेंस फोर्स दोनों साथ मिलकर शानदार तरीके से युद्ध कर रहे थे। जायंट बीस्ट आगे बढ़ते हुए उनकी सेना को कुचलते जा रहे थे। लैंसन उस जायंट बीस्ट की तरफ देखता है और उससे लड़ने के लिए जाता है और जंगसा भी उसका साथ देता है। सैनिक जायंट बीस्ट पर लगातार तीरों से वार कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे ही युद्ध का माहौल और भी भयानक होते जा रहा था। आसमान में उड़ने वाले मैजिकल क्रिएचर जो दिखने में चमगादड़ जैसे थे वो आग के गोले बरसा रहे थे जिससे कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। कुछ सैनिक अपनी शॉर्ट की मदद से उड़ते हुए मैजिकल क्रिएचर को मारने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक मैजिकल क्रिएचर उड़ते हुए आर्मी कैंप तक पहुंच जाता है और वहां आग के गोले बरसाने लगता है। तो आर्मी कैंप के खड़े सोल्जर उससे फाइट करने लगते हैं और उसे मार डालते हैं। सारे क्लैन लीडर उस क्रिएचर को देख रहे थे जो बहुत भयानक था। उसके विशालकाय पंख, लंबे पहने दांत जो काफी भयानक लग रहे थे। जिन क्लैन लीडर सैनिकों से उस क्रिएचर को हटाने को कहकर अंदर कैंप में चले जाते हैं। आर्मी कैंप में सारे एल्डर डिस्कस कर रहे थे कैसे आर्मी को सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाए। वॉर तो अभी शुरू ही हुआ है, उनके काफ़ी सारे सैनिक मारे जा चुके हैं और बहुत से सैनिक घायल हैं। बैटलफील्ड में लैंसन का सामना सेलेस्टियल डीमन से होता है। ये 7 डीमन पिलर में से एक है, इसका रैंक 5th है। लैंसन सेलेस्टियल डीमन पर लगातार वार करता है और उसे पीछे ढकेल देता है। सेलेस्टियल स्माइल करता है और लैंसन से कहता है, मैं तो बस अब खेल रहा था पर अब मैं सीरियस हूँ। ऐसा कहते हुए लैंसन पर वो लगातार वार करता है। उन दोनों की आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। उन दोनों की फाइट से जो पावर जनरेट हो रहा है उससे आसपास के सैनिक भी अफेक्ट हो रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा में खून की स्मेल फैली हुई थी। चारों तरफ लाश थी। उन लाश के बीच में एक डीमन खड़ा होकर अपने हाथ के लगे खून को लीक कर रहा था, या यूं कहो अपने रक्त के प्यास को बुझा रहा था। उसके नाखून लंबे और पैने थे। उसकी आंखें ग्रीन कलर की थी। वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा था और सामने वाले सैनिक को मारता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उसके सामने क्लैन लीडर नी आ जाते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं। ये डीमन 7 डीमन पिलर में से एक था। इसका नाम कार्बन और इसका रैंक 3rd है। ये 7 डीमन पिलर 7 डीमन किंग है जिन्होंने देवताओं के विरुद्ध युद्ध शुरू किया था। युद्ध में सारे डीमन शामिल थे सिवाय एक डीमन को छोड़। उसे सब घोस्ट एम्परर के रूप में जानते हैं। यह 7 डीमन पिलर में से एक था पर इसने युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए बाकी के डीमन इससे नफरत करते हैं। अगर इसने युद्ध में भाग लिया होता तो शायद उनके जीतने के चांसेस होते। 7 डीमन पिलर में से एक डीमन जिसका नाम घोस्ट ब्राइट था, इसका रैंक 7th है। उसका सामना जीसू स्वान के साथ होता है। घोस्ट ब्राइट की ये एबिलिटी थी, वो किसी को भी इल्यूजन में फंसाकर उसे मार सकती थी। जिसू स्वान उसके इल्यूजन में फंस जाता है। घोस्ट ब्राइट अपने ब्यूटी चार्म का यूज करते हुए उसे बहकाने की कोशिश कर रही होती है। जिसू स्वान हैंडसम था, इस वजह से घोस्ट ब्राइट को उसमें इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए वो इतनी आसानी से उसे मारना नहीं चाहती थी। वो उसके साथ थोड़ी देर खेलना चाहती थी। जिनसू स्वान तो घोस्ट ब्राइट के ब्यूटी चार्म की वजह से अराउज्ड हो गया था। वो पूरी तरह से उसके इल्यूजन वर्ल्ड में फंस चुका था। जिनसू स्वान को अपने काबू में होता देखकर घोस्ट ब्राइट स्माइल करती है। घोस्ट ब्राइट को तो यही लग रहा था जिनसू स्वान उसके पूरी तरह से कंट्रोल में है, पर उसकी ये गलती थी। जिनसू स्वान ना सिर्फ उसके इल्यूजन को तोड़ता है बल्कि उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है।
जीसू जॉन भले ही उसके इल्यूजन में पूरी तरह से फंस गया था, उसका इल्यूजन काफ़ी खतरनाक था जिससे कोई भी बाहर ना निकल पाए। पर जीसू जॉन ने ऐसे इल्यूजन से बाहर निकलने का तरीका पहले से सीख रखा था, इसलिए उसे चीज़ों को समझने में देर नहीं लगी। पर इन सब की वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो चुके थे। वो फिजिकल और मेंटली अब लड़ने की हालत में नहीं था। वो वहीं बेहोश हो जाता है। बैटलफील्ड में जो कुछ हो रहा है वो सब एक सैनिक क्लैन लीडर को बता रहा होता है। जीसू जॉन को जब कैंप पे लाया जाता है तब जीन क्लैन लीडर उसे देखने आते हैं। अपने बेटे की ऐसी कंडीशन देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। साथ ही उन्हें अपने बेटे पर प्राउड भी था। उसने अकेले ही 7 डीमन में से एक डीमन को मार गिराया। यान्नी की आंखें भी नम हो चुकी थी, पर यह समय रोने का नहीं था बल्कि हिम्मत से काम लेने का था। उसने अपने जज्बात को बाहर आने नहीं दिया। क्लैन लीडर जीन अपने बेटे की कंडीशन पूछते हैं तो वैंचिंग उसकी कंडीशन बताती है। अब ये खतरे से बाहर है। इनकी इंटरनल इंजरीज अब स्टेबल है, इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। वो सब जिन सुआन की कंडीशन के बारे में बात ही कर रहे थे तब उन्हें पता चलता है क्लैन लीडर नी पूरी तरह से घायल हैं और वो अपनी आखिरी सांसें गिर रहे हैं। डीमन उनके कैंप के पास पहुंच चुके थे। क्लैन लीडर जिन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो परेशान होकर कहते हैं कहीं डीमन टाउन के अंदर ना घुस जाए। तब जियांग फेमियान उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं अभी हम सब हैं, हम सब उन सब से लड़ेंगे। उन्हें इंकरेज करते हुए कहते हैं युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है। बैटलफील्ड में वी को देखते हैं जो हवा में अपनी साउंड की मदद से उड़ रहा था। वो अपनी फ्रूट को निकालता है और म्यूजिक प्ले करता है। वी अपने डेमोनिक पावर का यूज़ करता है और देखते ही देखते घोस्ट पपेट की आर्मी वहाँ आ जाती है और डीमन से युद्ध करने लगती है। सैनिकों को ये समझ नहीं आता घोस्ट पपेट की आर्मी उनकी मदद क्यों कर रही है, लेकिन उनके लिए ये एडवांटेज था। सेलेस्टियल डीमन के साथ फाइट करने की वजह से लैंसन पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। तब सेलेस्टियल डीमन उसके गर्दन को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। वो उसके गर्दन को दबाने लगता है। लैंसन खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक ब्लैक फॉग सेलेस्टियल डीमन के चारों ओर घूमने लगती है और उसे जकड़ लेती है। लैंसन को मौका मिल जाता है। वो खुद को छुड़ा लेता है और अपनी शॉट को पकड़ लेता है। सेलेस्टियल डीमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये किस तरह की डेमोनिक पावर है, वो इससे निकल क्यों नहीं पा रहा है। लैंसन को एडवांटेज मिलता है। वो उसके सीने में अपने शॉट को घुसा देता है। ब्लैक फॉग उस डीमन को अभी भी जकड़ी हुई थी। लैंसन की नज़र वी पर जाती है जो ये सब कर रहा था। वी के आसपास काफ़ी सारे घोस्ट मंडरा रहे थे। वो काफ़ी स्कैरी लग रहा था। वी की आंखें बंद थी। उसका सारा ध्यान घोस्ट पपेट को कंट्रोल करने में लगा था। कार्बट की नज़र वी पर पड़ती है। वो कहता है ये पावर इतनी जानी पहचानी क्यों है। वो आसपास देखता है घोस्ट पपेट की आर्मी लड़ी होती है। तो वो स्माइल करता है और कहता है ये तो घोस्ट टेम्पर की पावर है। ये छोटा लड़का घोस्ट टेम्पर की पावर का यूज़ कर रहा है, आखिर ये है कौन। ऐसा कहकर वो हवा में उड़ता है और वी पर अटैक करता है। वी का पर्पल सीट उसके अटैक को रोक लेता है तो वो दोबारा वी पर अटैक करता है और पर्पल सीट एक धमाके के साथ टूट जाता है। वी जमीन में गिर जाता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे काफ़ी चोट आती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कार्बट वो नीचे उतरता है और वी से कहता है आखिर तुम हो कौन। खैर इस बात को जाने दो, तुम तो वैसे भी अब मरने वाले हो। वो वी की तरफ आगे बढ़ता है। वी भी फाइट के तैयार हो जाता है और उस पर अटैक करता है। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर तक तो वी उसे अच्छी टक्कर देता है, पर कार्बन उससे ज़्यादा पावरफुल था। वी उसके आगे कमज़ोर पड़ रहा था। वो काफ़ी इंजर्ड हो चुका था। कार्बन वी की गर्दन को पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम कमज़ोर चूजे मुझसे लड़ने में चले थे। वी स्माइल करता है, उससे कहता है अभी तुमने मेरी असली पावर देखी कहाँ है। ऐसा कहकर वो अपने डेमोनिक रूप में आने लगता है और उसकी पकड़ से छूट जाता है। वी के नेल्स काफ़ी लंबे हो गए थे। उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। उसका मर्डरस ऑरा हर जगह फैलने लग गया था। जो भी लोग उसके ऑरा के इफेक्ट में आ रहे थे वो सांस नहीं ले पा रहे थे। उसका ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया था। कार्बन वी से कहता है तुम तो एक डीमन हो फिर भी इंसान की मदद कर रहे हो। ऐसा कहकर वो वी पर अटैक करता है। वी उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उससे फाइट करने लगता है। पावर तो जैसे 100 गुना बढ़ चुकी थी। कार्बन उसके आगे टिक नहीं पाता। वी उसके हाथ को तोड़ देता है। अपने लीडर को हारता हुआ देख डीमन की सेना पीछे हटने लगती है।
उसको मारने के बाद वी बैटलफील्ड से जाने लगता है। उसकी नज़र लैंसन पर पड़ती है जो उसे ही देखे जा रहा था। वी तब नॉर्मल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगला सीन वी के कैंप का होता है। मैडम यू वी से कह रही होती है, मैंने तुम्हें मना किया था बैटलफील्ड में जाने से, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। देखो तुम्हें कितनी चोट आई थी। वो काफ़ी फिक्रमंद थी और वी पर चिल्लाई जा रही थी। वी उनसे कहता है, आंट यू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या देखो, हाँ इतनी चोट तो आई है। वो उस पर गुस्सा करे जा रही थी। तब याली उनसे कहती है, माँ बस भी करो, अब कितना सुनाओगी, तुम चुप करो। एंड यू उस पर भी चिल्लाने लगती है। उसी समय जियांग फेमियान आते हैं। क्या हो गया? ऐसा कहकर वो अंदर घुसते हैं। वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। मैडम यू उनकी तरफ देखती है, उनसे कहती, देखो तो वी को कितनी चोट आई है, इसलिए मैं कह रही थी बैटलफील्ड से दूर रहना। अभी तुम छोटे हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात माननी नहीं है। चले गए लड़ने के लिए। तब जियांग फेमियान स्माइल करते हैं और मैडम यू से वी की तारीफ करते हुए कहते हैं, हमारे बच्चे ने क्या काम किया है, डूबती हुई नैया को पार लगाया है। उनके फेस से तो स्माइल जा ही नहीं रही थी। वो वी से कहते हैं, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। ऐसा कहते हुए वो वी के पास बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, पर तुम्हें इस तरह अपनी डेमोनिक रूप को सामने नहीं लाना चाहिए था। हाँ मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ किया वो हालात को देखते हुए किया, पर आगे से अपने डेमोनिक रूप को सामने मत लाना, ठीक है? ऐसा कहकर वो वी की तरफ स्माइल करते हैं। वी भी स्माइल करता है। उसके बाद जियांग फेमियान और मैडम यू वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू जियांग फेमियान से कहती है, क्या उसने सच में खुद को कंट्रोल कर लिया? तो जियांग फेमियान हाँ में सिर हिलाते हैं। तब मैडम यू साई करती है और फिर कहती है, ये तो अच्छी बात है, उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। मुझे जब ये पता चला था वो बैटलफील्ड में है तो मैं काफ़ी डर गई थी, कहीं युद्ध के चलते वो अपना कंट्रोल ना खो दे। जियांग फेमियान कहते हैं, वी ने जो बैटलफील्ड में किया अब सबको पता चल चुका है उसके डेमोनिक होने के बारे में। अब बस मैं उम्मीद कर सकता हूँ आगे चलकर वी को कोई परेशानी मत हो। कैंप में वी और याली बातें कर रहे होते हैं। तब उनसे मिलने नी हुसैन और वेंचिंग आते हैं। नी हुसैन आते ही वी से कहता है, सीनियर ब्रदर आपने तो कमाल ही कर दिया, अपने उस ट्यूमन को क्या धोया है। तो वी स्माइल करता है और नी हुसैन से कहता है, प्रिंस नी क्या बात है, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। तब नी हुसैन कहता है, अब जबकि तुमने कोई ढंग का काम किया है तो मैं तुम्हारी तारीफ में दो शब्द तो कह ही सकता हूँ। तो वी कहता है, आगे तुम्हारी तारीफों की किसे परवाह है। और फिर वेंचिंग की तरफ देख के कहता है, वैन लेडी अच्छा वो आप हमसे मिलने आ गई, मैं तो जीजी से आप ही के बारे में बात कर रहा था। तो वेंचिंग उनसे कहती है, मुझे पता चला तुम जख्मी हो इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। तो वी कहता है, वेल लेडी आप सच में बहुत काइंड है, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि आप मुझसे मिलने आई। वी ने बहुत पोलाइटली उनसे कहा। वेंचिंग स्माइल करती है और बातें करने लगती है। थोड़ी देर तक बात करने के बाद वेंचिंग वहाँ से जाने लगती है तो याली भी उसके साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद वी की नज़र नी हुसैन पर पड़ती है जो चाय पी रहा था। वी उससे कहता है, तुम यहाँ से जाओगे नहीं? तो नी हुसैन उसकी बात को इग्नोर करता है और उससे कहता है, मुझे नहीं पता था तुम बिना शराब पिए भी इतने स्वीट बातें करते हो। तो वी इस बात से चिढ़ जाता है और उससे कहता है, तुम उस बारे में क्यों बात कर रहे हो, हमने तय किया था हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो नी हुसैन हंसते हुए कहता है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे उस दिन हमारे बीच सच में कुछ हुआ हो और तुम मुझे फेस नहीं कर पा रहे हो। तभी एक पिलो उठाकर उसे दे मारता है और उसे गुस्से से घूरने लगता है। नी हुसैन कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था, तुम्हें इतना ज़्यादा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो वी कहता है, तुम्हें इस मजाक की कीमत अपनी जान दे के चुकानी पड़ सकती है। वी गुस्से से नी हुसैन को घूरे जा रहा था तो नी हुसैन कहता है, तुम इस तरह उन लोगों को डराना जो तुमसे डरते हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। नी हुसैन ने कह तो दिया लेकिन उसे भी पता था अगर वी सच में गुस्सा हो गया तो उसकी खैर नहीं है। वी एक इवल स्माइल करता है और नी हुसैन से कहता है, ओह अच्छा तुम्हें मुझसे अब डर नहीं लगता। ऐसा कहते हुए वी अपने पावर का यूज़ करता है और नी हुसैन के फैन को अपनी तरफ खींच लेता है। नी हुसैन घबरा जाता है और वी से कहता है, वी हुसैन मेरा फ़ैन मुझे वापस कर दो। तो वी कहता है, तुम तो मुझसे डरते नहीं हो तो आओ मुझसे ये लेके दिखाओ। वी को पता था नी हुसैन की जान उस फैन में बसती है और उसी का वो फ़ायदा उठा रहा था। प्रिंस नी, ये तो आपकी पसंदीदा फ़ैन है, क्या हो अगर मैं इसे तोड़ दूँ तो?
नी हुसैन चिल्लाता है, विभूषण उसे मुझे वापस कर दो। तो वी अपनी वार्निंग टोन में कहता है, अभी तुमने क्या कहा? तो नी हुसैन उसे कहता है, सीनियर ब्रदर प्लीज़ मेरी फ़ैन को मुझे वापस कर दीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, बस मेरे फ़ैन को मुझे वापस कर दीजिए। तो वी उसके फ़ैन को उसकी तरफ फेंक देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे फ़ैन के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अगर मुझे दोबारा परेशान किया। नी हुसैन अपने फ़ैन को लेता है और जाते हुए कहता है, तुम सच में एक लिटिल डीमन हो। वी नी हुसैन को जाते देख स्माइल करता है। भले ही वी नी हुसैन की बातों से काफ़ी चिढ़ता हो, लेकिन वो नी हुसैन को अपना दोस्त मानता है। फ्लैशबैक में थोड़ा ये जान लेते हैं वी और नी हुसैन पहले कैसे मिले थे। जियांग पैलेस के एक सर्वेंट ने वी को बिना मास्क के देख लिया था। उस सर्वेंट को ये नहीं पता था कि वो वी बुसियान है, और उस सर्वेंट ने उसे अप्रोच करने की कोशिश की थी और उसे बिना परमिशन के टच किया था। वी को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उसने उस सर्वेंट को बहुत मारा। जब तक वी का गुस्सा शांत होता है तब तक तो उस सर्वेंट की जान जा चुकी थी। वी थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। वो उस सर्वेंट को जान से नहीं मारना चाहता था, वो बस उसे सबक सिखाना चाहता था। वी का उस दिन बुरी तरह से मूड खराब था, तो वो बाहर अपना मूड ठीक करने के लिए चला जाता है। उसने जियांग पैलेस में किसी को भी नहीं बताया था कि वो बाहर जा रहा है। वी एक सराय में जाकर अपनी पसंदीदा एम्प्रेस वाइन पीने लगता है। उस सराय में नी हुसैन भी आया रहता है। उसकी नज़र वी पर पड़ती है, जो थोड़ा ड्रंक हो चुका था और बड़बड़ाया जा रहा था। नी हुसैन वी से कहता है, यंग मास्टर यहाँ और कोई सीट खाली नहीं है, तो क्या मैं आपके साथ ज्वाइन हो सकता हूँ? तो वी कहता है, अगर तुम मुझे एम्प्रेस स्माइल पिलाओगे तो हाँ, तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो नी हुसैन स्माइल करता है और 4 एम्पर स्माइल का जार वहाँ टेबल पर रख देता है। वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और बातें करने लगते हैं। ड्रंक होने की वजह से वी ने नी हुसैन को वो सब बताया जो उसके साथ हुआ। उससे सुनकर नी हुसैन काफ़ी हैरान होता है। ड्रंक होने के बाद वो वहीं सो जाते हैं। जब वी की आंखें खुलती है तो वो एक बेड में होता है और नी हुसैन उसके काफ़ी करीब होता है। वी नी हुसैन को जोर से लात मारता है, जिससे नी हुसैन फर्श पर गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है। नी हुसैन वी की तरफ देखता है, जो अपनी रिस्ट की मदद से अपने फेस को कवर करके रखा था, पर उसकी ग्रे कलर की ब्यूटीफुल आईज वो देख सकता था। नी हुसैन मनी में कहता है, इनकी आंखें कितनी सुंदर है, तो इनका फेस कितना सुंदर हो सकता है। नी हुसैन बस उसे देखे जा रहा था, तो वी इससे कहता है, मुझे घूरना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगा। इतना सुनते ही नी हुसैन अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहीं झुक जाता है। तो वी अपनी पावर की मदद से अपने मास्क को भुला लेता है और उसे पहन लेता है। वी खड़ा होता है और अपने रोग को ठीक करता है। उसने पूरे कपड़े पहन रखे थे। वो नी हुसैन से कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास सोने की? तो नी हुसैन कहता है, कि आप क्या कह रहे हैं? वो आप थे जो मेरे रूम में आए और मुझे मेरे बिस्तर से बेदखल कर दिया। तब वी को याद आता है वो था जो काफ़ी ड्रंक हो गया था और नी हुसैन के रूम में घुसकर उसके बेड में सो गया था। यह सब याद करने के बाद वी कहता है, मैं मानता हूँ इसमें मेरी गलती है, पर तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे बगल में सोने की? तो नी हुसैन कहता है, मैं उस समय ड्रंक था, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कैसे वहाँ सो गया। तब वी कहता है, चलो छोड़ो इस बात को, मुझे भूख लग रही है, चलो चलकर कुछ खाते हैं। तब नी हुसैन कहता है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम्हें मन है तुम जाकर खा लो, मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो बेड की तरफ जाने लगता है। तब वी उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है, जूनियर ब्रदर क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तो नी हुसैन कहता है, पहली बात हम दोनों की एज सेम है, तो तुम मुझे जूनियर बुलाना बंद करो, और दूसरी बात मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं नहीं जाना चाहता। वे उसकी बातों में ध्यान नहीं देता और उसके खिंचते हुए ले जाने लगता है। तब नी हुसैन ना चाहते हुए उसके साथ चलता है। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और बातें करते हैं। इस तरह से उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और हमारे नी हुसैन को वी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, सिवाय इसके कि वो असल में कैसा दिखता है। यहाँ पर फ्लैशबैक एंड करते हैं और बैंक्वेट का सीन देखते हैं। सभी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, सभी बहुत खुश थे और ड्रिंक किए जा रहे थे, लेकिन हमारे विभूषण का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि वो एम्प्रेस स्माइल पीना चाहता था, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच वो पी नहीं सकता था, क्योंकि उसने अगर एक बार ड्रिंक किया
तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो पूरी तरह से ड्रंक ना हो जाए। और अगर ड्रंक होने के बाद उसने कोई उटपटांग हरकत की तो मैडम यू उसे छोड़ेगी नहीं। यह पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। लेट वीडियो अपलोड करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब से मैं वीडियो डेली अपलोड करूँगी, लेकिन पार्ट छोटे आएंगे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।